अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13 प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो से हमने स्फेरिकल मिरर्स को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को काफ़ी डिटेल के अंदर हमने स्टडी किया था। और इसकी जितनी भी टर्म्स होती हैं हमारे पास, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ और अपर्चर वगैरह, ये जितनी भी इसकी टर्म्स थी ये भी पिछली वीडियो के अंदर देख ली थी। और अभी तक जितना हमने पढ़ा है, इमेज के बारे में अगर बात की जाए तो इमेज सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की, कि जो मिरर हमें करवा के दिखा रहा होता है। मतलब अगर हमारे पास मिरर हो और उसके सामने अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें तो होता क्या है कि ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जाती हैं मिरर के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट होंगी आपस में, चाहे वो रियल के अंदर इंटरसेक्ट करें या फिर उन्हें बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करने पे हमें पता लगे कि ये एक वर्चुअल पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, चाहे वर्चुअल पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करें या फिर रियल के अंदर जो है वो इंटरसेक्ट करें, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। अगर वर्चुअल पॉइंट के ऊपर जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करने की वजह से इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमारे पास जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल इमेज होगी। और अगर रियल रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, तो हमारे पास जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल इमेज होगी। वर्चुअल इमेज जो हमने प्लेन मिरर के अंदर देख ली थी कि जो रेज थी हमारे पास जो आ रही थी, जब हमने उन्हें बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड किया तो वो ऐसा लगा कि एक वर्चुअल पॉइंट से आ रही है, यानी कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करने के बाद एक पॉइंट पे, एक वर्चुअल पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर गई, तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई। तो वर्चुअल इमेज वाली जो एग्जांपल थी वो हमने प्लेन मिरर के अंदर देख ली। और जो रियल इमेज है ये हमारे पास बेसिकली अभी कॉनकेव मिरर के अंदर आने वाली है, इसी वीडियो के अंदर जो हम लोग इसको देखेंगे। तो जब इसको देख लेंगे तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के दरमियान फ़र्क क्या होता है इसको भी डिस्कस कर लेंगे। एक जगह जो है वो कंपेयर भी करवा लेंगे इन दोनों को कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या होता है। और अभी अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि हमारे पास ये प्लेन मिरर है और इसके सामने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप बताओ कि जो इमेज फॉर्म होगी उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, यानी कि उसको लोकेट करके बताओ। और वो जो इमेज फॉर्म होगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास जो है वो प्लेन मिरर है और आपसे बोला जाए कि ये एक पॉइंट है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आप बताओ कि इसकी इमेज इस प्लेन मिरर के ज़रिए से कहाँ पे फॉर्म होगी और उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी। तो ये चीज़ें आप लोग बता सकते हो, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कैसे कि इससे लाइट रेज आएंगी, यहाँ पे स्ट्राइक होंगी, ये नॉर्मल है, और इसी एंगल के ऊपर जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट रे, फिर एक और लाइट रे आएगी, इसके ऊपर स्ट्राइक होगी और जिस एंगल के ऊपर स्ट्राइक हुई उसी एंगल के ऊपर जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं अगर इन्हें यहाँ से ऑब्जर्व किया जाए और देखा जाए तो हमें क्या लग रहा होता है कि ये किसी पॉइंट के ऊपर जाके इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे बेसिकली जो रियल रेज हैं ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यानी कि एक दूसरे से दूर दूर जा रही होंगी। लेकिन अगर इन्हें हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करें इस तरह से, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो हमारे पास रेज है ये किसी वर्चुअल पॉइंट के ऊपर जाके आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी और इसी पॉइंट के ऊपर बेसिकली हमारे पास इमेज फॉर्म होती है इस ऑब्जेक्ट की या फिर इस पॉइंट की जो ऑब्जेक्ट के ऊपर मौजूद था। और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या देखें कि ये जो हमारे पास इमेज फॉर्म होगी इस पॉइंट के ऊपर, ये वर्चुअल और इरेक्ट होगी, वर्चुअल इमेज होगी और अपराइट होगी। अपराइट का मतलब कि जैसा हमारे पास ऑब्जेक्ट है इस तरह से, तो इसी तरह की जो है वो आपके पास इमेज भी फॉर्म होगी, ऐसा नहीं होगा कि ये इन्वर्ट हो। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी, इसका जो डिस्टेंस होगा मिरर से वो बराबर होगा कि जितना डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट से है मिरर के दरमियान, यानी कि ये दोनों डिस्टेंस, आपने जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है प्लेन मिरर से उतनी ही दूर आपके पास जो इमेज फॉर्म होगी इस ऑब्जेक्ट की, इस पॉइंट की। इसके अलावा जो साइज़ होगा इस हमारे पास इमेज का वो बिल्कुल सेम होगा जितना साइज़ का आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो प्लेन मिरर से इमेज को डिस्क्राइब करना, इमेज को प्रिडिक्ट करना कि वो कहाँ पे बनेगी, ये आसान है बनिस्बत इन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि रिफ्लेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर। तो प्लेन मिरर से तो काफ़ी आसान था इमेज को डिटरमिन करना, इमेज को प्रिडिक्ट करना कि वो किस पोजीशन के ऊपर बनेगी और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी।
और प्लेन मिरर बेसिकली इसी तरह से इमेज को फॉर्म करता है, यानी कि आप ऑब्जेक्ट को जितना भी ज़्यादा दूर कर लो, जितना भी ज़्यादा करीब ले आओ, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो, आपके पास जो इमेज फॉर्म होगी वो इसी तरह से होगी और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो भी सारी की सारी यही होंगी कि हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। और इसी तरह जो इमेज बनेगी उसका साइज़ बिल्कुल सेम होगा जितना हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज़ है, और जितने डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है इतने ही डिस्टेंस के ऊपर आपके पास इमेज भी बनेगी, चाहे आप ऑब्जेक्ट जितना भी ज़्यादा दूर कर लो और चाहे किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट रख लो। लेकिन कॉन्केव मिरर के अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जो है वो अलग अलग केसेस हैं कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इतना करीब रखोगे इससे तो जो इमेज फॉर्म होगी उसकी नेचर, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अलग होंगी। अगर इसको थोड़ा सा दूर करोगे तो जो हमारे पास इमेज फॉर्म होगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और होंगी। यानी कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर से दूर लेके जाते जाओगे, जो आपके पास इमेजेस फॉर्म होंगी कॉन्केव मिरर के ऊपर वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी। और वही बेसिकली आज जो हमने पढ़नी है कॉन्केव मिरर से भी और साथ ही साथ कॉन्वेक्स मिरर से भी। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं। जैसे हमने 2 लॉज पीछे पढ़े थे रिफ्लेक्शन की, इसके अलावा 4 मज़ीद रूल्स हैं जो हमारे पास लाइट रेज फॉलो करती हैं जब वो स्ट्राइक करती हैं कॉन्केव मिरर को। और इसी तरह जो हमारे पास 4 रूल्स हैं वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हैं कि जब कॉन्वेक्स मिरर को जाके हमारे पास लाइट रेज स्ट्राइक करेंगी तो वो 4 रूल जो है वो फॉलो करेंगी। तो पहले हम लोग वो स्टडी करेंगे और बेसिकली वही हमें मदद करेंगी इमेज को फॉर्म करवाने के लिए, यानी कि इमेज को प्रिडिक्ट करवाने के लिए कि वो किस पॉइंट के ऊपर बन रही है। अब यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करना ज़रूरी है कि अगर आप लोग एक्यूरेसी चाहते हो, अगर आप लोग परफेक्शन चाहते हो कि जो आप लोग डायग्राम यहाँ पे बना रहे हो वो बिल्कुल परफेक्ट मिले, तो उसके लिए आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर्स जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेटली ड्रॉ करने पड़ेंगे। यानी कि फोकस को कहाँ पे रखना है अपनी मर्जी से नहीं रख सकते हम लोग। फोकस को कहाँ रखना है ये बिल्कुल एक्यूरेटली करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ रख रहे हो, पोल कहाँ पे रख रहे हो, और जो कॉन्केव मिरर बना रहे हो ये भी सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक्यूरेटली ड्रॉ करनी पड़ेंगी। और इसे अगर आपने ड्रॉ करना है तो आपको सबसे पहले तो कंपास चाहिए, यानी कि वो जो आपके पास प्रकार होती है वो चाहिए। तो आप किस तरह से ड्रॉ करोगे? सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करो और बोलो कि ये हमारे पास जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके बाद आप एक स्केल लो और इसके ऊपर हमारे पास जो है वो ग्रेडिंग्स हुई भी होती है सेंटीमीटर्स के अंदर, यानी कि 1 2 3 4 5 और इसी तरह करते करते जो आगे तक जा रहा होता है 8 9 और 10। आप क्या करो कि प्रकार लो, इसके अंदर पेंसिल लगाओ और उसका जो नोक वाला एंड है उसको 0 के ऊपर रखो और इतना खोल लो, आप 8 सेंटीमीटर तक खोल लो। प्रकार को एक एंड यहाँ रखो और एक एंड यहाँ रखो, 8 सेंटीमीटर तक जो है आप लोग खोल लो। फिर उसके बाद उस प्रकार को लेके आओ यहाँ पे, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप उसकी जो नोकीला वाला एंड होता है उसको यहाँ पे रखो और एक आर्क जो है वो ड्रॉ करो इस तरह से। ये नोकीला वाला एंड है और इसको आप यहाँ पे रखो और एक आर्क जो है वो ड्रॉ कर लो। और आर्क इस तरह से ड्रॉ करनी है कि जितना आप इससे ऊपर लेके जा रहे हो उतना ही जो है आपके पास नीचे भी आए हिस्सा। तो आपने ये आर्क जो है वो ड्रॉ कर ली, कुछ इस तरह की होगी। और इसके बाद आर्क ड्रॉ करने के बाद आप ये देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये बराबर होना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस की, क्योंकि जो अपर्चर है वो आपके पास बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे परफेक्शन जो है वो लाना मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास ना तो प्रोटेक्टर है, यानी कि ना तो प्रकार है, और ना ही मैं कोई स्केल वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़े बहुत एरर्स जो आ सकते हैं। आप कॉपी के अंदर जब करोगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेटली करना है कि इसका जो ये अपर्चर है ये भी बिल्कुल सेम रखना है। और जिस पॉइंट के ऊपर आपने उसका एंड नोकीला वाला एंड रखा था ये वाला, इस पॉइंट को आप नाम दोगे सी का, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको पूरे का पूरा बनाओगे तो ये एक स्फीयर बनेगा, यानी कि एक सर्कल बनेगा। तो इसका सेंटर हमारे पास क्या कहलाएगा? हमने क्या देखा था कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब जो फोकस होता है वो हमेशा हमेशा पोल, और ये बेसिकली आपके पास पोल होगा, ये वाला जो एंड होगा जहाँ पे हमारा ये कॉन्केव मिरर इसको स्ट्राइक कर रहा हो, इसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ये बेसिकली हमारे पास पोल होगा। इसको कैपिटल पी से डिनोट कर दो। और जो फोकस होता है वो हमारे पास ये पूरे के पूरे डिस्टेंस का आधा होता है, यानी कि हमने कितना डिस्टेंस रखा?
8 सेंटीमीटर का, 0 से लेकर 8 तक, तो इनका जो आधा होगा वो 4 होगा, 4 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ से जो है वो मेजर करके 4 सेंटीमीटर के बाद फोकस बनाना है, यानी कि इस पॉइंट को आपने बोलना है कि ये आपके पास जो है ये फोकस है, प्रिंसिपल फोकस। अगर इस तरह से ड्रॉ करोगे तो आपके पास जो रे डायग्राम्स वगैरह बनेंगी इमेजेस की, वो बिल्कुल परफेक्टली बनेंगी। तो ये तरीका है आपके पास ड्रॉ करने का इस कॉन्केव मिरर को। और जितनी भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन आगे करेंगे, सब के अंदर जो आपने इसी तरह से ड्रॉ करनी है। अब जो हमारे पास रूल्स हैं कॉन्केव मिरर के लिए, वो 4 रूल्स हैं, और उन 4 रूल्स को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख के कॉन्केव मिरर से कि उसकी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है। तो सबसे पहले जो 4 रूल्स हैं वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और इन्हें बना भी लेते हैं। सेम एंगल जी, तो ये हमारे पास 4 रूल्स हैं। ये पहला रूल है, ये दूसरा रूल है, ये तीसरा रूल है और ये हमारे पास चौथा रूल है। और इन 4 रूल्स के अलावा जो हमने 2 रूल्स पहले पढ़े, जो 2 लॉज पहले पढ़े, वो भी यहाँ पे फॉलो होंगे। वो बेसिकली हर जगह पे फॉलो होंगे जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है। वो हमने वहाँ पे क्या देखा था कि किसी भी तरह की रिफ्लेक्शन हो, जो हमारे पास दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन की, वो हर जगह पे होल्ड करते हैं, तो वो यहाँ भी होल्ड करेंगे। इसके अलावा मज़ीद ये 4 रूल्स हैं जो लाइट रेज फॉलो करती हैं जब वो कॉन्केव मिरर को जाके स्ट्राइक कर रही होती हैं। पहला रूल हमें क्या बता रहा है कि जो भी रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से और वो जाके स्ट्राइक करेगी इस कॉन्केव मिरर को, तो विल रिफ्लेक्ट थ्रू द फोकस। हमेशा वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि वो फोकस से पास हो, यानी कि ये रे आपके पास जा रही है जो कि पैरेलल है इस प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके अगर कोई रे पैरेलल जा रही है और जाते जाते ये हमारे पास टकराए कॉन्केव मिरर से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी हमेशा कि ये पास हो जाए प्रिंसिपल फोकस से, यानी कि ये आई रे यूँ रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, ये आपके पास प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। और अगर यहाँ हम लोग देखें तो वही जो 2 लॉज थे वो फॉलो हो रहे होंगे, वो होल्ड कर रहे होंगे यहाँ पे। किस तरह से कि यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मल बन रहा होगा वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा, नॉर्मल कुछ इस तरह से बन रहा होगा, यानी कि जो सरफेस है वो कुछ इस तरह की है। जो नॉर्मल होगा वो यूँ बनेगा इस तरह से। अब अगर कोई पैरेलल रे आके यहाँ पे टकरा रही है तो वो किसी एंगल पे टकरा रही है, तो ये इसी एंगल के ऊपर जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये जो एंगल जिस एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो रहा होगा, यानी कि वो वाले लॉ तो हर जगह पे अप्लाई हो रहे होते हैं, वहाँ वो वाले लॉ जो है वो हर जगह पे होल्ड कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये वाला आपने जो वो जहन में रखना है कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाके हिट करेगी कॉन्केव मिरर को, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा उसके फोकस से पास होगी। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा रूल है वो क्या बता रहा है कि रे थ्रू द फोकस, अगर कोई रे फोकस से जाके कॉन्केव मिरर को हिट कर रही है, कॉन्केव मिरर के साथ जाके स्ट्राइक कर रही है, तो ये किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, विल रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका ऑपोजिट है कि अगर कोई रे पैरेलल जा रही है हिट कर रही है कॉन्केव मिरर को, तो वो फोकस से पास होगी। और अगर कोई रे आ रही है फोकस से और फोकस से आने के बाद वो हिट कर रही है आपके पास कॉन्केव मिरर को, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा उसके साथ कि वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि ये दोनों लॉज जो आपस में रिवर्सिबल हैं, उलट हैं एक दूसरे की। ये क्या बता रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाके हिट करेगी तो फोकस से पास हो जाएगी, और ये बता रहा है कि अगर कोई फोकस से पास होकर जाके कॉन्केव मिरर को हिट कर रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और ये हमारे पास बेसिकली रिवर्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से होती है जो लाइट हमारे पास एग्जिस्ट कंटेन करती है। तो ये 2 रूल हो गए हमारे पास। तीसरा रूल क्या बता रहा है कि रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर जाते हुए अगर हमारे पास हिट करे किसी कॉन्केव मिरर को, तो क्या होगा उसके साथ, या वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, विल रिफ्लेक्ट बैक द सेम पैथ, जिस तरीके से वो आई थी उसी पैथ से जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्योंकि फ़र्ज़ करो कि ये रे आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है वो पास होती भी गई और हमारे पास
कॉनकेव मिरर को इसने हिट किया तो ये किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, ये यूँ आई थी, इसी तरह से वापसी चली जाएगी, यानी कि उसकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो बाउंस बैक हो जाएगी, वो इसी तरह से इसी एंगल के ऊपर वापसी चली जाएगी इस तरह से। तो कोई भी रे चाहे वो इस तरह से आए, चाहे वो जो है वो इस तरह से आए जाके इसको हिट करे, तो वो इसी डायरेक्शन के अंदर वापसी बैकवर्ड चली जाएगी, इसी पैथ के ऊपर जो वापसी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसके बाद सबसे आखिरी रूल हमें क्या बता रहा है कि रे विच स्ट्राइक द पोल विद एंगल थीटा विल रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल, कि अगर कोई रे हमारे पास सीधा जाके पोल को टकराती है कॉनकेव मिरर के यूं, तो क्या होगा कि ये जिस एंगल के ऊपर जाके इंसिडेंट हुई थी इसके ऊपर, इसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी यूं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि वही वाला जो हमारे पास लॉ था, पहला रूल था, वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो नॉर्मल बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है कि जो सरफेस है वो यूँ है। अगर इस थोड़े से हिस्से को हम लोग यहाँ पे लेके आए तो उसका जो नॉर्मल बनेगा वो यूँ बनेगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल जो वो यूँ बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी एंगल के ऊपर आके, जिस एंगल के ऊपर जाके ये लाइट रे आके इसको स्ट्राइक करेगी तो उसी एंगल के ऊपर ये रिफ्लेक्ट होगी। ये सबसे पहला और बेसिक रूल है, बेसिक लॉ है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो ये सबसे आखिरी रूल है कि यूँ अगर जाके पोल को टकराएगी तो इसी एंगल के ऊपर जो ये हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये चारों के चारों रूल जो है वो आपने याद करने, और इन चारों में से कोई से भी दो आप इस्तेमाल कर सकते हो इमेज को फॉर्म करवाने के लिए। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लो और उस ऑब्जेक्ट से दो रेज, बेसिकली हमें दो रेज जो वो लेनी पड़ती हैं इमेज को फॉर्म करवाने के लिए। यानी कि दो रेज हम लोग लेते हैं ऑब्जेक्ट से और जाके वो किसी भी दो रूल के ज़रिए से आप उसको हिट करवाओ। दो रेज लो ऑब्जेक्ट से, हिट करवाओ कॉनकेव मिरर को, उनकी जहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो रही है हमारे पास, अगर वो रियल हो या फिर वर्चुअल हो, उस पॉइंट के ऊपर हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे हमारे पास इमेज बन रही है। तो इन दोनों में से कोई सी भी आप ले सकते हो, लॉस को या फिर रूल्स को। हम शायद ये वाले दो लेंगे, देखेंगे जो आसानी हुई, यही वाले दो जो है वो ले लेंगे और इमेजेस जो है वो फॉर्म करवाएंगे। तो ये हमारे पास रूल थे कॉनकेव मिरर के। और अब हम लोग बढ़ते हैं इमेजेस के ऊपर कि कॉनकेव मिरर के ऊपर, अगर कॉनकेव मिरर के सामने अगर हम लोग डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखें तो हमें जो इनकी इमेज मिलेगी वो कहाँ कहाँ मिलेगी। तो बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन के ऊपर कॉनकेव मिरर की और देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे पास जो इमेजेस फॉर्म हो रही है। इरेक्ट जी, तो ये हमारे पास 6 केसेस हैं और इन केसेस के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर रखेंगे कॉनकेव मिरर से और देखेंगे कि उन ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो किस किस पोजीशन के ऊपर फॉर्म हो रही है। इमेज फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जाएं, मिरर को स्ट्राइक करें और मिरर को स्ट्राइक करने के बाद जिस भी पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट हो रही है, चाहे वो वर्चुअल पॉइंट हो चाहे वो रियल पॉइंट हो, जिस भी पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट होती है, हम बोलते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ पे हम लोग वही वाला कॉन्सेप्ट जो इस्तेमाल करेंगे और रूल्स को इस्तेमाल करेंगे जो हमने पीछे डिस्कस किए थे 4। उन 4 में से जो शुरू के 2 रूल्स थे वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे पास इमेजेस हैं वो कहाँ कहाँ फॉर्म हो रही हैं। सबसे जो पहला केस है हमारे पास वो क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट आपके पास पड़ा हो इन्फिनिटी के ऊपर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा दूर हो, इन्फिनिटी का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दूर हो, तो क्या होगा कि उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। बेसिकली ये आपके पास रिजल्ट जो है वो खुद ब खुद आएंगे और ये चीज़ें जो आप लोग खुद चेक भी करोगे, प्रूफ भी आपके पास जो मौजूद होगा जब आप इन चीज़ों को एक्यूरेटली ड्रॉ करोगे। यहाँ पे कुछ एरर के चांसेस हो सकते हैं इसलिए कि क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये मैंने अपने अंदाजे से लिखे हुए हैं, यानी कि ऐसी ही लाइनें मार के जो लगा दी है। और जो मिरर भी बनाया हुआ है ये भी अपने अंदाजे के मुताबिक जो बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मेरे पास जिनकी मदद से मैं ये सारी चीज़ें जो ड्रॉ कर सकूँ। आप जब करोगे एक्यूरेटली ड्रॉ करोगे इन सारी की सारी केसेस के अंदर, तो जो रिजल्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं बिल्कुल यही रिजल्ट जो आपको मिलेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास केस है उसके अंदर क्या बताया हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी के ऊपर है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो फोकस के ऊपर बनेगी लाजमी। अब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है तो इसका एक हमारे पास चीज़ ये है, ये एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो रेज है वो पैरेलल आ रही होगी ऑब्जेक्ट से। हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा दूर है और बहुत ज़्यादा दूर से जब लाइट रेज ट्रैवल करते हुए आ रही होती है किसी चीज़ के पास, तो वो नियरली पैरेलल हो जाती हैं, यानी कि तकरीबन जो वो पैरेलल ही हमें नज़र आ रही होती हैं।
तो यहाँ पे अगर हम लोग दो रेज बनाएं कि जो आ रही है पैरेलल और आके इसको टकराए, एक रे ये रही और एक रे जो है वो आपके पास ये है, ये दोनों रेज जो है वो किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है जो इन्फिनिटी के ऊपर पड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी के ऊपर पड़ा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मतलब किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है ये दोनों रेज। और बेसिकली हम लोग दो ही रेज को लेते हैं इमेज को फॉर्म करवाने के लिए। अब रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ भी ये दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट होंगी वहाँ पे उसकी इमेज बनेगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रूल हमें क्या बताता है कि अगर कोई रे पैरेलल आ रही हो प्रिंसिपल एक्सिस से, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और आके जो वो स्ट्राइक करे इस कॉन्केव मिरर को, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगी? फोकस से, इस तरह से। इसके बाद ये भी पैरेलल है और जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो ये कहाँ से पास होगी? फोकस से। तो इन दोनों का जो मीटअप पॉइंट है वो कहाँ है? ये रिफ्लेक्शन हुई दोनों की, ये इनकी पहली डायरेक्शन थी और ये रिफ्लेक्शन के बाद वाली डायरेक्शन है, और इनकी जो इंटरसेक्शन हो रही है वो इस पॉइंट के ऊपर हो रही है जो कि हमारे पास फोकस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास इमेज फॉर्म होगी वो कौन सी वो किस जगह पे होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी? फोकस के ऊपर। और जो नेचर होगी इसकी क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि जो इमेज है हमारे पास वो रियल है। रियल किस लिए? क्योंकि ये रियल रेज ही आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। रियल रेज कौन सी, रियल इमेज कौन सी होती हैं कि वो इमेजेस जो रियल रेज के इंटरसेक्शन के बाद प्रोड्यूस हो हमारे पास। तो जो वर्चुअल इमेज थी वो क्या थी कि वर्चुअल हमारे पास रेज के इंटरसेक्शन के बाद जो इमेज आपके पास फॉर्म हो तो उसे वर्चुअल इमेज बोलते थे। इसी तरह यहाँ पे जो रियल इमेज है वो हमारे पास ये है कि रियल रेज के इंटरसेक्शन के बाद जो हमारे पास इमेज फॉर्म हो वो आपके पास रियल इमेज कहलाती है, और ये बेसिकली इन्वर्टेड होती है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट इस तरह से तो ये कुछ इस तरह का होगा, यानी कि जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड होगी, और वो भी हम लोग नीचे वाले केसेस के अंदर जो देखेंगे भी। तो जो हमारे पास इमेज फॉर्म हो रही है वो फोकस के ऊपर हो रही है। इस केस के अंदर कि अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी के ऊपर हो तो कॉन्केव मिरर उसकी इमेज फॉर्म करेगा इसके फोकस के ऊपर। और इसका साइज़ क्या होगा? अगर यहाँ पे साइज़ लिखे इसका, तो साइज़ बिल्कुल छोटा हुआ होगा, हाईली डिमिनिश, यानी कि तकरीबन बहुत ज़्यादा ख़त्म हुआ है। फोकस के ऊपर आ रही है तो वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास इतना है तो उसकी जो इमेज बन रही है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल बन रही है, यानी कि वो डिमिनिश हुई हुई है, ख़त्म हुई हुई है बिल्कुल। ये पहला केस था। और असल जो चीज़ है वो यहाँ से शुरू हो रही है कि अगर थोड़ा करीब आते जा रहे हैं हम लोग इस कॉन्केव मिरर के, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा दूर था ऑब्जेक्ट। और अब दूसरे केस के अंदर अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे किसी भी पॉइंट के ऊपर रखें, तो फ़र्ज़ करो कि हम जो वो यहाँ पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट की हाइट है इतनी। तो बताओ इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पे फॉर्म होगी? इमेज जो फॉर्म होगी वो लाजमी तौर पे एफ़ और सी के दरमियान होनी चाहिए, एफ़ और सी के दरमियान। तो अगर आप लोगों ने जो ड्राइंग्स बनाई हैं, इस मिरर को ड्रॉ किया है और ये जो चीज़ें इसके ऊपर ड्रॉ की हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ये पोल वगैरह, ये सब चीज़ें एक्यूरेटली ड्रॉ की हैं, तो यही वाला रिज़ल्ट आपको मिलेगा। कैसे करना है कि ये फ़र्ज़ करो कि आपके पास ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज किस तरह से फॉर्म होगी? हम लोग वही दो जो आपके पास रूल्स थे, अब यहाँ से जो हम लोग वो शुरू कर रहे हैं। एक रे जो है वो हम लोग यूँ बनाते हैं कि गई और इस मिरर को जो इसने स्ट्राइक किया। अब मिरर को स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा? हमें पता है कि ये प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, तो फोकस इन दोनों के दरमियान वाला हिस्सा होता है, दरमियान वाला जो है वो पॉइंट होता है, तो वो कुछ इस तरह से होगा। अब ये हमारे पास रे थी, पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये रिफ्लेक्शन के बाद पास होगी फोकस से, तो ये हमने जो है इसको रिफ्लेक्ट करवा दिया। पहला रूल जो है इस्तेमाल कर दिया। अब एक और रूल जो है वो कोई इस्तेमाल करना है हमने, जो इस ऑब्जेक्ट की इस पॉइंट से जो हमने लेके जाना है, तो वही दूसरा वाला रूल हम लोग ले लेते हैं। दूसरा क्या था कि अगर कोई रे इस पॉइंट से बेसिकली बहुत सी किस्म की रेज निकल रही होंगी, लेकिन हम लोग सिर्फ दो को ले रहे हैं क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेज जो वो काफ़ी होती हैं, तो इसलिए हम लोग इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं कि दो ही रेज को ले रहे हैं, और वो जहाँ भी इंटरसेक्ट होंगी हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो है वो इमेज फॉर्म हो रही है। तो ये एक रे थी जो पैरेलल गई, इस मिरर को टकराया इसने, और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगी। अब जो दूसरा रूल था वो हमारे पास क्या था कि इसी पॉइंट से अगर रे ये वाली हम लोग लेट करें कि वो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाके हिट कर रही है इस मिरर को, कॉन्केव मिरर को, तो हमने क्या पढ़ा कि वो क्या हो जाएगी?
पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास ये, तो ये पैरेलल हो जाएगी, तो कुछ इस तरह से जो है ये रिफ्लेक्ट होगी। ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे वो ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे वो ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन का है, ये रहा, ये आपके पास इंटरसेक्शन है। तो इस पॉइंट की जो ऑब्जेक्ट के ऊपर मौजूद है इमेज बनेगी इस पॉइंट के ऊपर, इधर इसकी इमेज बनेगी। और अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे बनेगा। अगर सारे पॉइंट्स बारी बारी करते 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 जो एंड तक जाएँ तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बनेगा वो कुछ यूँ बनेगा इस तरह से, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था आपके पास वो यूँ था और इसकी जो इमेज बनी वो कुछ इस तरह से बनी। और ये जो हमारे पास लिखा हुआ था, पहले से लिखा हुआ था कि जो इमेज बनेगी वो बिटवीन एफ एंड सी बनेगी। सी ये रहा, एफ ये रहा, तो इनके दरमियान बनेगी। तो इसका मतलब अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी हो, सी से पीछे कहीं पे पड़ा हुआ हो, तो उसकी इमेज हमेशा हमेशा कहाँ पे बनेगी? सी और एफ़ के दरमियान, सी और एफ़ के दरमियान बनेगी। और इस ऑब्जेक्ट की नेचर क्या होगी, या इस इमेज की नेचर क्या होगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। और यहाँ से वो देखने से भी पता लग रहा है कि आपके पास जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ इस तरह से था, इस तरह से था, और जो इमेज बनी वो यूँ बनी। और अगर इसके साइज़ की बात की जाए तो जो इसका साइज़ होगा वो स्मॉल होगा एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे इसके साइज़ की भी बात करें तो इसका जो साइज़ होगा वो स्मॉल होगा, इसका जो था वो डिमिनिश था, यानी कि बिल्कुल कम हुआ हुआ, ख़त्म हुआ हुआ था, और इसका जो होगा ऑब्जेक्ट के मुकाबले में छोटा होगा। अगर आप एक्यूरेटली बनाएंगे तो आपको ये वाला जो हाइट है, यानी कि बेसिकली ये जो होती है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है, H0 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो साइज़ आएगा ये लाजमी तौर पे आपके पास छोटा आएगा आप जब परफेक्टली इसको ड्रॉ करेंगे, यानी कि HI का मतलब कि हाइट ऑफ द इमेज, और ये जो होगी इसके अंदर छोटी होगी, यानी कि इमेज छोटी बन रही होगी। तो ये दूसरा केस था। इसी तरह फिर डिफरेंट हमारे पास मुख्तलिफ केसेस हैं। और इसके अंदर तीसरा केस क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर आपके पास पड़ा हुआ हो सी के ऊपर, तो जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी? तो फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है सी के ऊपर, और यहाँ से वही दो रूल जो हम लोग लगा रहे हैं कि एक रह गई इससे टकराई, और इससे टकराने के बाद जो है वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, तो वो इन दोनों के दरमियान का आधा होगा, तकरीबन यहाँ पे आएगा एफ़, इससे जो है वो रिफ़्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से रिफ़्लेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह से जाएगी। दूसरा रूल हमारे पास क्या है कि लाइट रे फोकस से अगर पास हो और जाके हिट करे इस आपके पास मिरर को, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसके साथ क्या होता है कि वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो पैरेलल कुछ इस तरह से होगी। अब इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो कहाँ पे आ रही है? इस पॉइंट के ऊपर। और ये जो पॉइंट है आपके पास ये बेसिकली ये वाला पॉइंट है सी, और वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो इमेज फॉर्म होगी वो सी के ऊपर ही फॉर्म होगी। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट रख रहे हो, ये कॉन्केव मिरर है, और आप सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख रहे हो, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनेगी, और वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट इस तरह से था, जो इमेज बनेगी वो इस तरह से बनेगी। ये हमारे पास तीसरा केस था। और इसे भी आप जब ड्रॉ करोगे एक्यूरेटली तो बिल्कुल यही रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके बाद हमारे पास चौथा केस है, और इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अगर पड़ा हुआ आपके पास सी और एफ के दरमियान कहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे इसको जो है ड्रॉ कर लो। और बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होगा तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? इसको आधा जो है वो करके रखना है। तो इमेज जो बनेगी वो बियॉन्ड सी बनेगी, सी से पीछे बनेगी। तो करके देखते हैं कि यहाँ से जो है वो आपके पास रह गई पैरेलल, और इससे टकराने के बाद जो है आपके पास होगी फोकस से। इसके बाद दूसरा जो है वो आपके पास क्या है कि रे फोकस से जाएगी, इस मिरर को टकराएगी, और मिरर को टकराने के बाद जो है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मिरर से टकराने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही हैं ये दोनों, इस पॉइंट के ऊपर इमेज फॉर्म होगी, इधर इस पॉइंट के ऊपर इमेज फॉर्म होगी, और ये कुछ इस तरह से होगी। अगर पूरे पॉइंट जो हम लोग लेते रहें तो ये पूरी की पूरी इमेज बन जाएगी। ये एक पॉइंट की इमेज थी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ था? बिटवीन सी एंड एफ। उसकी जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड आपके पास सी बनेगी, सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनेगी।
नेचर क्या है इसकी, ये रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, यानी कि रियल का मतलब कि ये रियल रेस के इंटरसेक्शन के ऊपर मिल रही है हमें, और इन्वर्टेड का मतलब कि ऑब्जेक्ट यूँ था तो इमेज यूँ बन रही है। और अगर इसको साइज़ को देखें, साइज़ इसको भी देखने से पता लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाई हो गया, यानी कि बड़ी हो गई ये इमेज। और अगर आप लोग एक्यूरेटली ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर भी आप लोग देखेंगे कि जो इसका साइज़ होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ होगा। और इसके अंदर अगर साइज़ की बात करें तो इसके अंदर बिल्कुल इक्वल है, इसका जो साइज़ होगा और इसका जो साइज़ होगा वो आपके पास बिल्कुल इक्वल आ रहा होगा। तो ये आप करके देख लेना, साइज़ है क्या आ रहा होगा, इक्वल, सेम जितना आपके पास ऑब्जेक्ट है उतना ही आपके पास इमेज की हाइट भी आ रही होगी। इसके अंदर क्या आ रहा होगा, मैग्नीफाइड, इमेज जो मैग्नीफाई हो गई है, इमेज बड़ी हो गई है, इसके मुकाबले में बड़ी हो गई है। तो ये चौथा केस था। इसी तरह अगर पांचवें केस की बात करें तो पांचवें केस के अंदर बोल रहे हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एफ के ऊपर पड़ा हुआ है यानी कि फोकस के ऊपर आपने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब इसके ऊपर एक जो रूल है वो हम लोग ये वाला लगाएंगे कि पैरेलल गई लाइट रे तो वो फोकस से पास हो जाएगी, तो ये आपके पास जो है फोकस से पास हो रही है। और जो दूसरा रूल है वो यहाँ पे हम लोग नहीं लगा सकते कि रे जो है वो फोकस से पास हो, क्यों, क्योंकि फोकस जो है वो इसी के ऊपर हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो इस के टॉप से आप रे बना ही नहीं सकते कि जो इसको जाके हिट करे, यानी कि फोकस से कैसे गुजारोगे। तो कोई और रूल जो है वो यहाँ पे आप ले लो, और वो कौन सा रूल है, हमारे पास पोल वाला रूल जो वो ले लेते हैं, जो कि आखिरी वाला था कि अगर रे जाके सीधा पोल पे टकराएगी तो वो उसी एंगल के ऊपर आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी जिस एंगल के ऊपर आके इसने हिट किया होगा। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और कुछ इस तरह से जो आपके पास रिफ्लेक्शन होगी। और अगर इसको हम लोग देखें तो ये तकरीबन पैरेलल जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। ये बिल्कुल अपोजिट है इस वाले का, पांचवा और पहला जो हमारे पास केस है ये दोनों अपोजिट है। अगर इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो फोकस के ऊपर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट जो फोकस के ऊपर पड़ा हुआ है तो उसकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी के ऊपर जाके बनेगी, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके जो है ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। अब यहाँ पे जो नेचर होगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी, और जो साइज़ होगा इस इमेज का वो काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाइड होगा, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाइड होगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया होगा इस ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। मतलब अच्छा खासा बड़ी जो है वो आपको इमेज मिल रही होगी इस वाले केस के अंदर, कि अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रख दो तो उसकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी और काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई हुई होगी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाई हुई हुई होगी। अब आखिरी केस हमारे पास क्या है, छठा, कि अगर आप ऑब्जेक्ट को रखो एफ और पी के दरमियान, ये आपके पास पी है यानी कि पोल है, और बोल रहे हैं कि अगर आप एफ और पी के दरमियान यानी कि फोकस से भी आगे ले जाओ। हम लोग क्या करते हुए आ रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे रखा, फिर थोड़ा करीब गए, फिर थोड़ा करीब गए, फिर थोड़ा करीब गए, और अब जो है वो और ज़्यादा करीब जा रही है, यानी कि इन दोनों के दरमियान अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे, यानी कि फ़र्ज़ करो कि यहाँ रख दिया, तो इसके बाद क्या होगा कि जो हमारे पास इमेज है वो कैसे बनेगी, वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो देखते हैं बिहाइंड द मिरर कैसे बन रही है। और जो नेचर है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब कि रियल रेस कभी भी आपस में मीटअप नहीं करेंगी, हमें एक्सटेंड करके उनको मीटअप करवाना पड़ेगा। और हमें बेसिकली ऐसा लग रहा होगा अगर हम उसको ऑब्जर्व करें कि ये जो रेज है रिफ्लेक्टेड ये किस पॉइंट से आ रही है, तो वो हमें ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट से आ रही है। तो सबसे पहले तो रेज बनाते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और अगर कोई रे पैरेलल गई और इसको टकराई तो वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, कुछ इस तरह से। इसके बाद अगर पोल वाला यहाँ पे रूल लगाएं तो रे गई, पोल को टकराया, और ये जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसी एंगल के ऊपर जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ इस तरह से आपके पास रिफ्लेक्ट होगी, और ये एंगल जो बराबर होगा इस एंगल के। अब अगर हम लोग इसको देखें तो ये कभी भी रियल के अंदर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक किसी और डायरेक्शन में जा रही है, किसी और डायरेक्शन में जा रही है, तो ये हमेशा जितना भी आप दूर लेके जाते जाओगे ये बड़ी होती जाएगी, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक जो है वो इस तरह से, एक इस तरह से। तो इसका मतलब अगर यहाँ से कोई बंदा इसको ऑब्ज़र्व करे और देखिए इन रिफ्लेक्टेड रेज को, तो उसको ऐसा लगेगा कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये किसी एक कॉमन पॉइंट से आ रही है, यानी कि ये किसी एक पॉइंट से निकल के आ रही है। तो वो पॉइंट हमें कैसे मिलेगा, इनको बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करवाने पे। तो इसको अगर हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर इसी तरह से एक्सटेंड करवाएं, और इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर इसी तरह से एक्सटेंड करवाएं, बिल्कुल आप जब एक्यूरेट बनाओगे
तो आपको एक्यूरेसी मिलेगी, यानी कि बिल्कुल अच्छी तरह की इमेज जो मिलेगी। यहाँ पे हम लोग जो है वो ऐसे ही अंदाजे से कर रहे हैं। तो ये एक पॉइंट के ऊपर जाके इंटरसेक्ट होंगी, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर आपको इमेज मिलेगी। और इमेज का अगर आप साइज़ देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाई हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग साइज़ लिखें तो साइज़ क्या आएगा कि मैग्नीफाइड या फिर हाईली मैग्नीफाई हुई इमेज। तो यही वजह है कि हमारे पास जब हम लोग कॉन्केव मिरर के ऊपर डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर इमेज ऑब्जेक्ट को जो है वो रख रहे होते हैं तो डिफरेंट किस्म की इमेजेस मिल रही होती हैं। 5 केसेस के अंदर हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज मिली, और एक केस के अंदर, सिर्फ एक केस के अंदर हमें वर्चुअल इमेज मिली और इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिली। और वो कौन सा केस है कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट एफ और पी के दरमियान हो। तो ये डिफरेंट केसेस थे हमारे पास जो कि कॉन्केव मिरर के थे कि डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो जो आपको इमेजेस हैं वो कहाँ कहाँ मिलेंगी। अब यहाँ पे चूँकि रियल इमेज भी आ गई है तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का आपस में जो डिफरेंस है वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं, दोनों को एक साथ जो देख लेते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर और उसकी इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसके अंदर बेसिकली सिर्फ एक ही जो है वो केस है, यानी कि हर केस के अंदर जो इमेज है वो इसी तरह से फॉर्म होती है जिस तरह हमारे पास प्लेन मिरर के अंदर थी कि आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, उसकी जो इमेज है वो एक मखसूस रेंज के ऊपर फॉर्म होगी। तो सबसे पहले रियल और वर्चुअल का हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के दरमियान फ़र्क क्या है, और फिर कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर बढ़ के और आखिर में कंक्लूड कर देंगे ये जो तीनों हमने मिरर पढ़े हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात करें रियल और वर्चुअल इमेजेस की, तो रियल इमेज क्या होती है वो यहाँ पे लिखते हैं, और वर्चुअल इमेज क्या होती है वो यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहली चीज़, ये सबसे पहली जो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रियल इमेज हमेशा फॉर्म होती है फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रियल रेज। हमारे पास रियल रेज होती हैं, उनकी जहाँ पे भी इंटरसेक्शन होती है उस पॉइंट के ऊपर हमें रियल इमेज मिलती है। और ये कैसे फॉर्म होती है ये भी हमने पढ़ा हुआ है, फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ वर्चुअल रेज। वर्चुअल रेज कौन सी कि जो एक्सटेंड करने के बाद जो हमें मिलती है, यानी कि एक्सटेंड करने के बाद जो रेज है वो जहाँ पे भी इंटरसेक्ट होती हैं उसकी वजह से हमें जो इमेज मिलती है वो वर्चुअल इमेज होती है। एक और पॉइंट जो इनके अंदर याद करने का है, ये एक पॉइंट हो गया याद करने का, ये दूसरा हो गया। और एक और जो पॉइंट याद करने का वो ये वाला है कि जो हमारे पास रियल इमेजेस होती हैं इनको हम लोग स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये स्क्रीन के ऊपर जो है हम लोग ले सकते हैं क्योंकि रियल रेज आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो अगर आप कोई स्क्रीन लगाओ, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट C और F के दरमियान हो तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, इसकी जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड C से पीछे, यानी कि यहाँ पे इस तरह से इसकी इमेज बनेगी। तो आप एक कॉन्केव मिरर रखो, इसके आगे एक ऑब्जेक्ट रख दो और यहाँ पे कोई स्क्रीन लगा दो। स्क्रीन का मतलब कि कोई भी वाइट कलर की शीट लगा दो या फिर कोई ऐसी चीज़ लगा दो कि जिसके ऊपर आपको जो इमेज है वो नज़र आ सके। तो आपको बाकायदा ये जो इमेज है ये नज़र आएगी और ये एक्सपेरिमेंट यूट्यूब के ऊपर मौजूद भी है, इसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा और स्क्रीनशॉट भी जो मैं लगा दूंगा कि जो ये इमेज है स्क्रीन के ऊपर किस तरह से आती है। कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, और ये जो है ये कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इसको आप स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये रियल के अंदर मौजूद ही नहीं होती, ये वैसे ही हम लोगों का एक ख्याल होता है, यानी कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये एक वर्चुअल पॉइंट से आ रही है, तो इसलिए ये वर्चुअल इमेज होती है, यानी कि जो रियल के अंदर मौजूद नहीं होती। तो ये हमारे पास रियल और वर्चुअल इमेजेस हैं और उनकी डेफिनेशंस हैं। सबसे आखिरी जो चीज़ हमारे पास रहेगी वो कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेजेस फॉर्म होती हैं वो, और उनकी जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो। ये जो कॉन्केव मिरर था इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते, ये हर केस के लिए अलग अलग है, और तभी हमने हर केस के अंदर अलग अलग करके देख लिया कि जो नेचर होगी इमेज की वो क्या होगी,
साइज़ क्या होगा और पोजीशन क्या होगी। बेसिकली यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तमाम इमेजेस के लिए सेम सेम होती हैं, तो तभी इसको हम लोग जनरलाइज करके पढ़ेंगे जैसे प्लेन मिरर के अंदर पढ़ा था कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किसी भी तरह की हमारे पास इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर से वो इसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो कंटेन करेगी। तो सबसे पहले तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं उसी तरह के जिस तरह के हमारे पास कॉन्केव मिरर के अंदर थे। तो वो 4 रूल्स जो वो जल्दी जल्दी से यहाँ पे देखते हैं और फिर एक केस देखेंगे, एक ही जो है वो टाइप देखेंगे कि किस तरह से कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज फॉर्म होती है। सी तो स्टार्ट करते हैं 4 के 4 रूल्स और वर्डिंग वगैरह छोड़ो, डायरेक्ट जो है उसको समझते हैं। पहला रूल हमें ये बताता है कि अगर कोई रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की और वो जाके हिट करती है, वो जाके स्ट्राइक करती है कॉन्वेक्स मिरर को, तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी इससे कि जब हम उसे बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करेंगे तो वो आपके पास हो रही होगी फोकस से। ये वाला रूल पहला क्या बताता है कि अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और जाके वो स्ट्राइक कर रही है कॉन्वेक्स मिरर को, तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि जब उसे बैकवर्ड डायरेक्शन यानी कि इस रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड किया जाए तो ये लाजमी तौर पे पास हो रही होगी प्रिंसिपल फोकस से। ये पहला रूल है। इसके बाद दूसरा रूल हमें क्या बता रहा है कि अगर कोई रियल रे आके स्ट्राइक होती है इस कॉन्वेक्स मिरर को इस तरह से कि अगर इसे इंसिडेंट रे को हम लोग रिफ्लेक्ट करें और वो पास हो रही हो हमारे पास फोकस से, तो ये किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, पैरेलल हो जाएगी। यानी कि ये दोनों रूल्स आपस में अपोजिट हैं, उलट हैं। इसके अंदर ये वाली इंसिडेंट रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, इसके अंदर ये वाली इंसिडेंट रे हमारे पास और ये जो है रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। पहले वाले के अंदर बता रहे हैं कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जाके हिट करेगी इस कॉन्वेक्स हमारे पास मिरर को, तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि आपके पास अगर इस रिफ्लेक्टेड रे को आप बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करो तो ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही होगी। दूसरा रूल क्या बता रहा है कि अगर इंसिडेंट रे इस तरह से आके इंसिडेंट हो रही है इस कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर कि अगर इस इंसिडेंट रे को आप बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करो और वो फोकस से पास हो रही हो, तो इसकी रिफ्लेक्शन इस तरह से होगी कि ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। यानी कि ये दोनों जो आपके पास रूल्स हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। तो ये 2 रूल्स हो गए। इसके बाद जो आपके पास तीसरा रूल है वो आपको ये बताता है कि कोई रे इस तरह से आके इंसिडेंट हो इस कॉन्वेक्स मिरर को कि अगर उसे हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करें और वो पास हो रही हो, इसको थोड़ा सा और जो वो हमें टेढ़ा करना पड़ेगा, और वो पास हो रही हो आपके पास किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यानी कि रे जो है आपके पास इंसिडेंट वो इस तरह से आके इंसिडेंट हो कि इसको एक्सटेंड करें बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर और वो पास हो रही हो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से, तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो इसी डायरेक्शन के अंदर वापसी हो जाएगी, इसी डायरेक्शन के अंदर वो वापसी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अगर इसे जो वो थोड़ा नीचे करके बनाएं तो ये वाला रूल क्या बताता है कि ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपके पास फोकस है, ये आपके पास जो है वो सी है, और अगर कोई रे इस तरह से आके इंसिडेंट हो रही है कि रिफ्लेक्शन के बाद वो सी से पास हो रही हो, तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर इसी तरह से हो जाएगी। जिस डायरेक्शन के अंदर ये आई थी उसी डायरेक्शन के अंदर जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये तीसरा रूल है, ये हमारे पास दूसरा था, ये तीसरा है। और चौथा रूल हमें क्या बताता है कि अगर कोई रे पोल को आके टकरा रही है तो वो इसी एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि ये दोनों जो आपके पास रूल्स हैं वो सेम है, कॉन्केव वाले के अंदर भी और इसके अंदर भी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो बस ये 4 रूल्स हैं, इनमें से हम लोग जो है वो कोई से भी 2 जो है वो इस्तेमाल करेंगे इमेज को बताने के लिए, इमेज को जो है फॉर्म करवाने के लिए। तो देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, और इसके अंदर सिर्फ एक ही हमारे पास टाइप है या फिर एक ही जो है वो आपको केस दिया हुआ है, और बेसिकली होता भी
हर इमेज के अंदर या हर जो भी इमेज फॉर्म होती है सबके अंदर एक ही केस होता है, तो एक ही को हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पे फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो लिख लेंगे। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपके पास जो है वो कॉन्वेक्स जो है वो मिरर है, ये इसका फोकस होगा यहाँ पे, इसको जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो आपके पास फोकस है और यहाँ पे जो आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, थोड़ा सा दूर हो गया है, इसको करीब कर लें और इनका जो आधा होगा वो तकरीबन यहाँ पे आ रहा होगा, तो ये इसका जो है वो फोकस है। अब वही डायग्राम जो उन्होंने बुक के अंदर दी हुई उसके अंदर उन्होंने दो अपनी मर्ज़ी के रूल इस्तेमाल किए हुए, तो हम भी वही वाले रूल जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। एक पहला रूल है और एक जो वो आपके पास तीसरा रूल है। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस साइड वाली है और ये वाली साइड जो है हमारे पास बिहाइंड वाली होगी, यानी कि बैक ऑफ द मिरर है। इसको ये वाली साइड को जो हमने पॉलिश किया हुआ है इस वाली को, यानी कि ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अच्छा, अब दो अगर हम लोग रेस को कंसिडर करें, सबसे पहले तो फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है और हमने कॉन्केव मिरर के सामने रखा हुआ है। अब यहाँ पे दो रेज जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, एक रे इस तरह से इसके ऊपर आके स्ट्राइक होगी, पैरेलल है प्रिंसिपल फोकस की। एक रे हमने बनाई पैरेलल वाली, यानी कि सबसे पहला वाला केस कि ये पैरेलल आके इसने जो वो स्ट्राइक किया है किसको, हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर को। तो इसके साथ क्या होगा कि जो ये रे है इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, पहले से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर इसे बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर ड्रॉ किया जाए तो ये फोकस से पास होगी, इस तरह से फोकस से पास होगी। तो इसको थोड़ा सा और मज़ीद नीचे तक लेके चले जाते हैं। ये हमारे पास रिफ्लेक्शन थी और इसको हमने बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड भी करवा लिया। अब दूसरा जो रूल है उन्होंने वो तीसरे वाला इस्तेमाल किया हुआ है कि कोई रे इस तरह से आके स्ट्राइक हो कि एक्सटेंड करने के ऊपर वो इस सी से पास हो रही हो, तो क्या होगा, उसकी रिफ्लेक्शन किस तरह से होगी। फ़र्ज़ करो कि ये वाली वो रे है और अगर इसको हम लोग एक्सटेंड करें बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर तो वो हमारे पास सी से लाजमी तौर पे पास होगी, यानी कि ये वाली रे जो हम लोग ये वाली ले रहे हैं इस वाले ऑब्जेक्ट से दूसरी कि जो इस तरह से जो है वो पास हो रही है, यानी कि उसको बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करें तो वो यूँ होगी। तो इसकी रिफ्लेक्शन हमने कैसे पढ़ी, ये इंसिडेंस थी, ये वाली रिफ्लेक्शन थी, रिफ्लेक्टेड वाली रे थी, ये इंसिडेंट रे थी और अगर ये सी से पास हो रही है तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो इसी डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी, यानी कि यूँ टकराएगी और यूँ ही चली जाएगी। तीसरे रूल के अंदर जो हमने ये देख लिया। अब जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है इन दोनों रेस का, आपके पास ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर आपके पास इमेज फॉर्म हो रही होगी उस ऑब्जेक्ट की। ये आपके पास इमेज है जो इस ऑब्जेक्ट की फॉर्म हो रही है। तो ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट, और ये जो है आपके पास ये इमेज फॉर्म हुई है इस ऑब्जेक्ट की। और इस इमेज को देखने के बाद हमारे पास कुछ, और हर केस के अंदर ऐसे ही होगा, आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख लो, यही दो रूल्स इस्तेमाल करो, आपको हमेशा हमेशा ये दिखेगा कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो एफ़ और पी के दरमियान हो रही है। इसका जो साइज़ होगा वो इसके मुकाबले में छोटा होगा और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली लिख लेते हैं और इसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हर केस के अंदर यही हो रहा होता है, चाहे आप ऑब्जेक्ट को कितना करीब लेके चले जाओ, चाहे आप ऑब्जेक्ट को जो इतना दूर लेके चले जाओ। जो हमारे पास इंटरसेक्शन आ रही होती है वो यहीं पे आ रही होती है और ये वर्चुअल रेज की इंटरसेक्शन है, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन ये कौन सी थी, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन थी। और अभी हम लोग जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने वाले हैं यहाँ पे, ये जो इमेज फॉर्म हो रही है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी, एफ एंड पी जी। तो ये हमारे पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि जनरल है तमाम इमेजेस के लिए जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म करता है। सेम उसी तरह जिस तरह हमने प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी कि वो जितनी भी तरह की इमेजेस फॉर्म करता है उन सब की जो कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ये वाली होती हैं। इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर भी जितनी भी किस्म की इमेजेस फॉर्म करता है
उन सब की प्रॉपर्टीज़ या उन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास यही होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इमेज विल ऑलवेज बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो आपके पास इमेज फॉर्म होगी हमेशा हमेशा जो है वो ये वर्चुअल होगी। वो इस वजह से क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये जो लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करता है ये डाइवर्ज कर देता है, यानी कि और फैला देता है। तो वो रियल के अंदर कहीं भी कभी भी आपस में जो इंटरसेक्ट नहीं होंगी, वो इंटरसेक्ट तभी होंगी जब आप उनको बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करोगे। और बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करने पे जहाँ पे भी हमें इमेज मिलती है हम उसको बोलते हैं कि ये जो हमें इमेज मिली ये वर्चुअल इमेज है। और इरेक्ट का मतलब कि अगर आपने ऑब्जेक्ट यूँ रखा है तो आपको जो इमेज मिल रही है वो भी इसी तरह की मिल गई है। तो एक और ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर। इमेज जो है वो आपके पास बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी, हमेशा मिरर के पीछे। ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये तो सेम है, प्लेन मिरर के साथ अगर इनको कंपेयर करवाएं तो उनकी भी जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये दोनों उनके अंदर भी होती हैं कि जो इमेज फॉर्म होती है वो आपके पास बिहाइंड द मिरर होती है और हमेशा वर्चुअल रेस को एक्सटेंड करने से या फिर वर्चुअल रेस की इंटरसेक्शन के ऊपर मिल रही होती है। ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है ये डिफरेंट है दोनों की। उसके अंदर क्या था कि जो साइज़ होता है ऑब्जेक्ट का वो सेम होता है, जितना ऑब्जेक्ट होगा प्लेन मिरर के अंदर आपको उतना ही जो इमेज बन रही है उतनी साइज़ की मिलेगी। जबकि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होगा कि स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, जितना हमारे पास साइज़ ऑब्जेक्ट का होगा इमेज जो फॉर्म होगी उससे हमेशा छोटी होगी। और वो यहाँ पे हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था और जो इमेज फॉर्म हो रही है वो हमारे पास इतनी सी है, यानी कि छोटी है, इसके मुकाबले में छोटी है। और आखिरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास क्या है कि इमेज विल ऑलवेज फॉर्म बिटवीन एफ एंड पी। जो हमारे पास इमेज बनेगी आप ऑब्जेक्ट को जितना भी दूर लेके चले जाओ, जितना भी करीब लेके आ जाओ, हमेशा जो इमेज फॉर्म होगी वो पी और एफ के दरमियान होगी, यानी कि इसी डिस्टेंस के ऊपर होगी, कहीं मतलब यहीं पे कहीं पे जो है वो फॉर्म होगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी, ये कैरेक्टरिस्टिक थी इमेज की जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर जो है वो फॉर्म करता है। और सबसे आखिरी के अंदर अगर हम लोग कंक्लूड करें जो तीनों मिरर्स हमने पढ़े हैं, तो फ़र्ज़ करो कि आपके सामने अगर प्लेन मिरर है और आप उसके सामने जाके खड़े हो जाओ तो आपको इमेज किस तरह से दिखेगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता है कि सेम साइज़ की होगी जितना साइज़ जो ऑब्जेक्ट का होगा, सेम डिस्टेंस के ऊपर होगी बिहाइंड द मिरर जितना डिस्टेंस के ऊपर आप मिरर से खड़े हुए हो, और वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। इसी तरह अगर आप कॉन्केव मिरर के ऊपर चले जाओ तो इसके ऊपर बेसिकली आपके पास डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पीछे लेके जाते जाओगे जो इमेज है वो चेंज होती जाएगी, और जैसे जैसे आप इस मिरर के करीब करीब जाते जाओगे तो इमेज जो है वो चेंज होती जाएगी, और जैसे ही एफ़ के अंदर चले जाओगे जो इमेज है वो आपके पास वर्चुअल हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो जाएगी। और इसी तरह सबसे आखिरी जो आपके पास मिरर है कॉन्वेक्स, जब इसके सामने आप खड़े होगी तो हमेशा आपको जो इमेज दिखेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी, और साथ ही साथ जो इमेज का साइज़ होगा वो हमेशा छोटा होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसके मुकाबले में आपको जो इमेज दिख रही है वो छोटी होगी। तो ये हमारे पास मिरर थे, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, जिनको काफ़ी डिटेल के अंदर हमने जो डिस्कस किया। और आखिरी जो टॉपिक हमारे पास रह गया है वो मिरर फार्मूले का है, तो उसे फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।